नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में हम बात करेंगे बिहार चुनाव की। बिहार में 165 सीटों पर वोटिंग के बाद अब कयासों का दौर शुरू हो गया है। एनडीए और महागठबंधन में अभी से ही जीत की दावेदारी हो रही है, लेकिन जनता ने किसे वोट दिया है ये कहना भी मुश्किल है। एक तरफ युवा चेहरा तेजस्वी यादव है तो दूसरी तरफ अनुभवी चेहरा नीतीश कुमार है। एक तरफ एनडीए नीतीश कुमार के सुशासन की बात और लालू राज में जंगल राज की याद दिलाकर जनता को फिर से नीतीश कुमार पर भरोसा करने की बात कही जा रही है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव 10 लाख रोजगार की बात कहकर युवाओं के दिल में जगह बनाने में जुटे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र के कामों की गिनती जनता को गिनाते हुए दिख रहे हैं। चुनावी महाभारत में चीन से लेकर पाकिस्तान तक की हो रही है। धारा 370 से लेकर राम मंदिर चुनावी मैदान में छाए हुए हैं। हम बात करेंगे उपचुनावों की भी। 9 राज्यों की 54 सीटों पर भी उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई, जिसमें राज्य सरकारों की साख भी दांव पर लगी हुई है। अब सवाल है कि बिहार की जनता किस मुद्दे पर ज्यादा मोहर लगाएगी और बिहार की जनता बिहार बदलने के लिए वोटिंग कर रही है या फिर स्थिरता के लिए। बिहार की जनता तेजस्वी को चांस देगी या फिर नीतीश को एक और मौका देगी। अब सवाल है कि क्या लालू राज की बदनामी से बिहार में बरसेंगे वोट, मोदी के नाम पर नीतीश को मिलेंगे वोट, 10 लाख नौकरी के नाम पर वोटों की बारिश होगी क्या? इन सवालों के जवाब आज हम लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा में दूसरे चरण की 94 सीटों के लिए वोट डाले गए। दूसरे चरण में 17 जिलों के 2,86,11,164 मतदाताओं ने 1463 प्रत्याशियों के किस्मत को ईवीएम में बंद कर दिया। मतदान केंद्र के बाहर सुबह से ही वोटरों की लाइन लगी रही। कोरोना संकट की वजह से मतदान केंद्रों पर खास व्यवस्था की गई थी और लोग पूरे उत्साह के साथ अपनी बारी का इंतजार करते देखे गए। सुबह के वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में मतदान किया। वोट डालने के बाद नीतीश ने विक्ट्री साइन दिखाया और लोगों से अधिक वोट डालने की अपील की। आरजेडी नेता और महागठबंधन की तरफ से सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने भी पटना में अपना मतदान किया। तेजस्वी यादव ने वोट डालने के बाद कहा कि सभी बिहार के लोगों से अपील करता हूं कि सभी लोग वोट करें। परिवर्तन की लहर जो बिहार में बह रही है उस पर जनता मुहर लगाएगी। जो परिवर्तन की जो लहर जो बह रही है, जो बदलाव लोगों के मन में है, आज बिहार के लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार को चुनना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि लोकतंत्र में सब लोग अपने मतों का इस्तेमाल करके बदलाव जरूर करेंगे। इस दौरान राबड़ी देवी भी तेजस्वी यादव के साथ रहीं। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार में बदलाव की गंगा बह रही है, बिहार को बदलाव चाहिए। पटना में डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी वोट डाला, लेकिन इस दौरान उन्हें मिले वीआईपी ट्रीटमेंट पर लोगों ने सवाल खड़े किए। दरअसल पटना के सेंट जोसेफ हाई स्कूल में सुशील कुमार मोदी ने अपना वोट डाला। यहां 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई, लेकिन लोग करीब सुबह 6:30 बजे से ही लाइन में लगे हुए थे। लेकिन जब सुशील मोदी आए तो वो सीधा वोट डालने चले गए। एक और जहां पटना में आम लोगों ने सुशील मोदी को मिले वीआईपी ट्रीटमेंट की शिकायत की, तो वहीं राघोपुर में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने भी अपना मतदान किया। इस दौरान चिराग काफी देर तक लाइन में लगे रहे और आम लोगों से चर्चा भी की, जिसके बाद उन्होंने अपना वोट डाला। पहले चरण में तो जो रुझान आए थे वो तो एक तरफ है, बट अब दूसरा चरण तो एकदम पूरी तरीके से स्पष्ट कर देगा कि मुख्यमंत्री मौजूदा नीतीश कुमार जी कभी बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बनेंगे। इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। बेरोजगारी हटाने के लिए मेरे मुख्यमंत्री क्या करेंगे? 7 निश्चय पार्ट 2 तो आप लेकर आगे, पर आप बताएं तो कि जो बच्चे बाहर जाते हैं शिक्षा रोजगार के लिए, उनको वापस प्रदेश में रोकने के लिए आप क्या करेंगे? तो मुख्यमंत्री के पास कोई रोड मैप है नहीं, और जिस अहंकार के साथ वो लगे हुए हैं जनता के बीच जाने में, तो जनता उनको बदलते हुए समय नहीं लेगी। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव का अंदाज भी चर्चा का विषय रहा। रामकृपाल यादव पटना में स्कूटी से वोट डालने पहुंचे और दावा किया कि 10 तारीख को पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही आज देश भर के 9 राज्यों में 54 सीटों के लिए उपचुनाव भी हुए। उसमें छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, नागालैंड, ओडिशा, तेलंगाना और यूपी शामिल हैं।
इसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का उपचुनाव महत्वपूर्ण रहा। मध्य प्रदेश में जहां 28 सीटों के लिए मतदान हुआ, तो वहीं यूपी की 7 सीटों के लिए लोगों ने वोट डाले। ये पहला मौका है जब मध्य प्रदेश में उपचुनाव से ये फैसला होगा कि सरकार बचेगी या जाएगी। कमलनाथ फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे या फिर शिवराज ही राज करेंगे। मध्य प्रदेश के मतदाता सीधे साधे हैं, सरल स्वभाव के हैं, भोले भाले हैं, पर मूर्ख नहीं है। और जिस प्रकार उनके साथ 15 साल धोखा हुआ, जिस प्रकार उनके साथ 8 महीना मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, सौदे की सरकार बना के, बिकाऊ सरकार बना के, ये मध्य प्रदेश के मतदाता और खास 28 सीटों के मतदाता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये सब चुनावी नतीजों पर निर्भर करेगा। 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आई कांग्रेस की सरकार 15 महीने में ही गिरने के बाद इस साल मार्च में बीजेपी की सरकार बनी और शिवराज सिंह चौहान 5वीं बार सीएम बने। लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी को उपचुनाव में कम से कम 9 सीटें जीतना जरूरी है। इस लिहाज से देखें तो उपचुनाव शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता का लिटमस टेस्ट है। तो वहीं कांग्रेस के कमलनाथ के लिए फिर से सत्ता में वापसी का मौका है, लेकिन इसके लिए 28 में से 25 सीटों पर जीत जरूरी है। तो वहीं यूपी में उपचुनाव के नतीजों से सरकार पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना तो जरूर पता चलेगा कि 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जनता का मूड क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो लोकतंत्र में बात दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की होगी और साथ ही साथ 9 राज्यों की जो 54 सीटों पर 54 विधानसभा क्षेत्रों पर जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं, बात उनकी भी होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार का चुनाव, क्योंकि 165 सीटों पर वोटिंग के बाद अब कयासों का दौर भी शुरू हो गया है। जहां एक तरफ सुशासन बाबू एक बार फिर से जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव अब नीतीश के किले में सेंध लगाने की बात कर रहे हैं। जिस तरह से वोटिंग हो रही है और जिस तरह से महिला मतदाताओं ने, युवा मतदाताओं ने खास तौर पर अब जो दूसरे चरण में बढ़ चढ़कर चुनाव में अपनी वोटिंग की है, यानी कि मतदान किया है, इस लोकतंत्र के पर्व को मनाया है, ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि जो मतदाता है वो तो जागरूक है, लेकिन जागरूकता के साथ किसकी सरकार बनाना है ये अभी तक तय नहीं है। ये जो होगा, ये जो पिटारा खुलेगा वो 10 तारीख को ही खुलेगा और उसके बाद ही तय हो पाएगा कि मतदाता की पसंद क्या रही। आज इस पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। मोहसिन अली मौसमी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं जेडीयू के, बहुत स्वागत है सर आपका। राजेश यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष आरजेडी के, सर आपका भी बहुत स्वागत है राजेश जी। साथ ही राजेश भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है लोजपा के राजेश भट्ट साहब, बहुत स्वागत है आपका भी। और साथ ही नावेद शिको जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है नावेद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत मोहसिन अली मौसमी जी के साथ ही करेंगे, क्योंकि सर मौजूदा वक्त में प्रदेश में आपकी सरकार है और ऐसे में जाहिर तौर पर एक बार फिर से आप जीत का दावा कर रहे हैं। जहां एक तरफ सुशासन बाबू का चेहरा है, यानी कि एक तरफ जहां पर ये कहा जा सकता है कि अनुभव वाला चेहरा है, तो दूसरी तरफ एक युवा चेहरा है। क्या लगता है, 165 सीटों पर मतदान हो चुका है, ये वोट जो अच्छा खासा परसेंटेज है सर, ये कहाँ गया, किस पे पड़ा है ये वोट? मोहसिन जी। जी हेलो जी, आवाज मिल पा रही है सर आपको? जी जी मोहसिन जी, जो अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज रहा है दूसरे चरण में भी, ये कहाँ गए हैं वोट? वोट 100% जो है एनडीए के पक्ष में जा रहा है और ये जो मतदाता हैं उनका ये उत्साह बता रहा है कि लोग जो है कोरोना कोरोना कह रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने तो कोरोना को भगा ही दिया है। सबसे अच्छा जो है रिजल्ट जो आया, रिकवरी रेट है बिहार का, और अभी जो एक उत्साह है, लोग अपना जो है इस महापर्व में, इस कोरोना के दौर में, कोविड के दौर में भी जो है एनडीए को अपना एक एक मत देने के लिए महिला, बूढ़े, बुजुर्ग, दिव्यांग सबकी व्यवस्था की गई है। जो 80 साल से ऊपर हैं उनको घर पे कराया गया है। तो एक उत्साह है और लोगों को नीतीश कुमार को फिर से बिहार की जगदीश देनी है, बिहार की जनता देगी, और ये इसी चीज का उत्साह दिख रहा है कि लोग जो है एनडीए के पक्ष में वोट कर रहे हैं। ठीक है राजेश यादव जी, सवाल इस बात को लेकर ऐसा, जब बम्पर वोटिंग होती है, जब अच्छी खासी वोटिंग परसेंटेज आती है, या तो
वो मौजूदा सरकार को दोबारा बनाने के लिए आती है या फिर सरकार को जड़ से हटाने के लिए आती है? क्या आपको लगता है ये जो बम्पर वोटिंग हो रही है ये मौजूदा सरकार को वापस लाने के लिए है या मौजूदा सरकार को जड़ से हटाने के लिए? नेहा जी, पहले दूसरे चरण के सभी मतदाताओं को बधाई। इन्होंने बड़े उत्साह के साथ अपना वोट दिया है लोकतंत्रता में, और जो जिस तरह से मतदान हुए हैं और उसमें राष्ट्रीय जन मोर्चा जो है, राष्ट्रीय जनता दल का जो महागठबंधन है, उसके पक्ष में भारी मतदान हुए हैं। और आप देख लीजिएगा कि 10 तारीख को ये जो बोल रहे हैं, मोहसिन साहब बोल रहे हैं और लोग बोल रहे हैं कि कोरोना को, ये तो कोरोना के अंतिम आते बोलेंगे, प्रधानमंत्री जी बोल दिए, नीतीश जी बोले कोरोना यहाँ खत्म हो गया, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो इसलिए कोरोना का और लोगों में जो उत्साह था प्रथम चरण से लेकर द्वितीय चरण में, निश्चित रूप से महागठबंधन के पक्ष में मतदान हुआ है। और ये लोग ने कभी भी बिहार की जनता की समस्याओं की ओर तो कभी बात किया नहीं पूरे चुनाव में। आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या बात करते हैं, 15 साल पहले का जंगल राज, रंगदारी, माने ये रंगदार हैं लोग, ये राज्य की जनता को भटकाना चाहते हैं। ये तो अपने समय रंगदारी का पाठ पढ़ा रहे हैं, रंगदार हैं लोग। ठीक है, ठीक है। महागठबंधन वाकई ये दम भर रहा है कि ये जो वोटिंग जा रही है, ये जो वोटिंग हुई है, ये हमारे पक्ष में हुई है। वहीं एनडीए की तरफ से दम भरा जा रहा है कि हमारे पक्ष में वोटिंग हुई है। राजेश भट्ट साहब, सवाल इस बात को लेकर है सर, दोनों ही जो गठबंधन है वो ये कह रहे हैं कि जो अच्छी खासी परसेंटेज जो वोटिंग की हुई है 2 चरणों में, ये तो हमारी पार्टी की तरफ गई है। एलजेपी अपने आप को कहाँ देखती है? राजेश भट्ट साहब, आवाज मिल रही है आपको? सर, ये 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, 165 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। एलजेपी अब अपने आप को कहां देखती है? नेहा, वही मैं कह रहा हूँ कि बिहार का जो 15 साल अपराध, आतंक और जंगल राज का जो था, उसमें उसके बाद नीतीश कुमार जी ने जंगल राज की याद ताजा कर करके 15 साल बिताने का प्रयास किया है। अब नीतीश सरकार की चपोरसंसी नाद का पूरा पर्दाफाश हो चुका है। लूट मार और भ्रष्टाचार की सरकार साबित हो चुकी है। बिहार में आप जितने भी घोटाले देखें, तमाम घोटालों पर जांच बैठाई जाए तो उनके चौंकाने वाले परिणाम आने वाले हैं। बिहार की जनता इससे पूरी तरह वाकिफ हो चुकी है। बिहार की जनता ऐसी गलती नहीं करेगी। बिहार की जनता बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन के तहत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग जी ने जो एक रोड मैप पूरे बिहार के सामाजिक विकास का जो तैयार किया है, उस पर ये वोट और परसेंटेज बढ़ने की संभावना जो दिख रही है। लोग अभी मुगालते में जी रहे हैं। 10 तारीख को आप परिणाम आने दीजिए, चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। भाजपा और लोजपा की एक मजबूत सरकार हम देने जा रहे हैं। राजेश यादव जी और मोहसिन जी को अब बोलने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। बिहार की जनता ने उन्हें पूरी तरह खारिज कर दी है। ठीक है नावेद जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, ये जो वोटिंग परसेंटेज जा रही है ये वाकई अच्छी खासी जा रही है, लेकिन ऐसे में नावेद जी क्या आपको लगता है जो हालात और जो स्थितियां बिहार की राजनीति में देखी जा रही है, इसके मद्देनजर ये जो वोटिंग परसेंटेज है, क्योंकि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर आगे आई हैं, युवा जो वोटर्स हैं उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, इस लोकतंत्र के पर्व को बहुत अच्छे से मनाया गया। अभी तक 2 चरणों के चुनाव हुए हैं और दोनों चरणों की जो चुनाव है वो इसके गवाह है। सर नावेद जी कैसे देखते हैं आप इसे? जी देखिए, ये चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत दिलचस्प है ये चुनाव, और इसमें कुछ ना कुछ बदलाव का एक माहौल दिखाई दे रहा है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है, एक तो यह होता है कि सत्ता लगातार जब होती है तो अति अपेक्षाएं और एंटी इनकम्बेंसी का असर दिखाई देता है। बिहार में सत्ता लगातार, एक चेहरा लगातार
रहा है सत्ता में, नीतीश बाबू की एक बहुत अच्छी इमेज रही है, वो बहुत परिपक्व नेता रहे हैं, उनकी गुड गवर्नेंस भी रही है, उनके कई अच्छे फैसले भी रहे हैं। लेकिन ये कार्यकाल जो रहा है जिसमें कई फेरबदल भी हुए हैं, वहां कहीं ना कहीं एक मुझे लगता है कि वो अपेक्षा के विपरीत वो काम बेसिकली नहीं कर पाए हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जो उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है वही कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। उसकी वजह से जो वो सेवाएं देना चाहते थे, जो उनकी इमेज है, जो इनका रिकॉर्ड है, वो स्टेट के लिए जो काम करते रहे हैं, उस शिद्दत से वो काम नहीं कर पाए और जनता में कहीं ना कहीं नाराजगी पैदा हो गई है। उसके पीछे हो सकता है कि कुछ अंतर कलह हो, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में और नीतीश बाबू के एक पार्टी के साथ में एक कहीं ना कहीं आखिर में कुछ मनमुटाव जैसी चीजें नजर आई। तो जाहिर सी बात है कि उनको सरकार चलाने में भी कुछ ना कुछ परेशानियां आई होंगी, जैसा वो चाहते थे वैसा नहीं कर पाए। सबसे बड़ा देश और दुनिया के साथ जो संकट अभी रहा है। मासूमी जी लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मोहसिन जी, सवाल इस बात को लेकर है जो नाविद जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि नीतीश कुमार बहुत अच्छा करना चाहते थे लेकिन वो नहीं कर पाए, कुछ मजबूरियां थी, कुछ भी ऐसा रहा हो जिसकी वजह से वो नहीं कर पाए हो, चाहे गठबंधन की मजबूरी हो या फिर जिस तरह से इसके पहले हमने देखा कि आरजेडी के साथ चुनाव लड़ा गया लेकिन फिर जो है किस तरह से सरकार बनाई और उसके बाद सरकार को तोड़ते हुए बीजेपी के साथ चले गए। तो वो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं विकास को प्रभावित किया है। जो राजनीति बिहार की रही उस दौरान उसने बिहार को प्रभावित किया। लेकिन क्या जिस बात का जिक्र अभी नावेद जी कर रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो रहता है लगातार मौजूदा सरकार के खिलाफ, वो क्या कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकता है इस चुनाव में नीतीश कुमार को? नेहा जी, मैं अपने भाई साहब की बात का जवाब दे दूं। इनकम्बेंसी फैक्टर जो है, ये जो विकास पुरुष नीतीश कुमार के लिए है ही नहीं है। इसका जीता जागता सबूत ये है कि पर्यावरण को बचाने के लिए जो मानव श्रृंखला बनी है उसमें 5.5 करोड़ लोग जो है नीतीश कुमार के एक आवाज से जल जीवन हरियाली में लोग जो है लग गए। यहाँ कोई इस तरह का फैक्टरी नहीं है क्योंकि सब देख रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार की सोच, उनका विजन, उनका पर्यावरण से रिलेटेड भी जो मामला कि कल होके क्या होगा, तो पूरी बिहार की जनता एक साथ हो करके उनके साथ खड़ी हो गई लाइन लगा करके। आप देखिएगा 2.5 करोड़ जो है वृक्ष लगाने की बात थी और लोगों ने 3.5 करोड़ बढ़ के लिया। यानी कि नीतीश कुमार के हर बात से बिहार की जनता लबैक कह रही है। तो यहाँ कोई इनकम्बेंसी फैक्टर है ही नहीं। और जहाँ हमारे भाई साहब सर, ये उदाहरण तो आप दे रहे हैं, आज ही का ताजा उदाहरण मैं भी आपको दे देती हूँ। नीतीश कुमार चुनावी रैली में थे, वहां पर पत्थर फेंक दिया गया उन पर। ये भी तो एक उदाहरण है कि नीतीश कुमार से कितनी नाराजगी है लोगों में। और रहा सवाल ये कि यहाँ अभी एनडीए गठबंधन जो है, मोहसिन जी, जदयू, मोहसिन जी, नहीं, आप मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए ना सर। ये भी तो एक नाराजगी का कहीं ना कहीं तस्वीर निकल के सामने आई है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि नीतीश कुमार से लोग नाराज हैं, इसलिए पत्थर फेंक रहे हैं, इसलिए प्याज फेंक रहे हैं। देखिए, ये सारा जो खेल है जो आप देख रही हैं कि तेजस्वी जी के जो सभा में भीड़ हो रही है, तो वो तो सब क्लियर हो गया, पर्दा पास हो गया। तो वो सिर्फ सुनने मधुबनी में जो आज घटना घटी है, बीजेपी को वोट करेंगे, मधुबनी में जो आज घटना घटी है वो नीतीश जी ने स्वयं फेंकवाया है संजय झा के माध्यम से। अपनी हार को देखते हुए अपने लोगों को गलत संदेश देने के लिए संजय झा के माध्यम से मधुबनी में स्वयं फेंकवाया जाता है। देखिए, हमको बोलने दीजिए राजेश जी। जो बिहार का मतदाता है वो कितना जागरूक है और जागरूकता के साथ ही मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, यानी कि इस लोकतंत्र के पर्व को बहुत ही बढ़ चढ़कर मनाने की कोशिश यहां पर की गई। लेकिन ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी है क्योंकि आज की अगर हम बात करें तो आज 94 सीटों पर ये मतदान हुआ। ये बहुत अहम चुनाव है क्योंकि ये इस चरण के साथ ही ये तय हो जाएगा कि क्योंकि लगभग 2/3 से ज्यादा सीटों पर मतदान हो चुका है और इसके साथ ही कहीं ना कहीं ये भी तय हो गया है कि अब कौन सी सरकार दोबारा बनने जा रही है। लेकिन ये जो खुलासा है
वो 10 तारीख को ही होगा। लेकिन आपको बता दें कि वैशाली सीट बहुत अहम है, वैशाली की राघोपुर सीट बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि तेजस्वी यादव यहाँ से चुनावी मैदान में है। एक सवाल इस बात को लेकर है राजेश यादव जी, जिस बात का जिक्र अभी मैं यहाँ पे आपसे करना चाह रही हूँ, क्योंकि तेजस्वी यादव की जो राघोपुर सीट है, यहाँ से पिछली बार 2015 में जिस तरह से सतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने पटखनी दी, लेकिन सतीश कुमार भी कोई ये नहीं कहा जा सकता बहुत कमजोर कैंडिडेट है। उन्होंने राबड़ी देवी को भी इस सीट से हराया था। तो ऐसे में कितनी ये कड़ी टक्कर आप मान रहे हैं? वहाँ कोई टक्कर नहीं है तेजस्वी जी का। और तेजस्वी जी वहाँ से 15 में आपको याद होगा जब चुनाव संपन्न हो गया, हम 15 में हम राघोपुर में और महुआ में, तो माननीय पप्पू यादव जी ने कहा कि यदि तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी जीत जाएंगे तो हम राजनीतिक संन्यास ले लेंगे। तो हम लोगों ने कहा था कि संन्यास लेने के लिए तैयार रहिए। तो तेजस्वी जी का जो काम है राघोपुर में उन्होंने काम किया है, और तेजस्वी जी का जो प्रभाव है राघोपुर की जनता दिख रही थी, बिहार के मुख्यमंत्री को चुन रहा है, चुना है। और इसलिए वहाँ पर कोई किसी तरह का कोई टक्कर नहीं है। भारी पिछले बार से भी ज्यादा मत से माननीय तेजस्वी जी जीतेंगे। नहीं, एक तरफ आप लोग कहते हैं युवा चेहरा है, युवा चेहरों को मौका देना चाहिए, युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, अगर हम सत्ता में आए तो 10 लाख नौकरियां देंगे। सर, एक वीडियो भी वायरल हुआ है और एक तस्वीर जो निकल के सामने आई है, तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार करते हैं, एक शख्स उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है, वो हेलीपैड पे उतरते हैं लेकिन उसको एकदम धक्का मार के खींच दे देते हैं। सर, इस तरह का बिहेवियर होगा तो ये क्या संदेश आम जनता में देगा? नेहा जी, ये तो मामला साफ आ गया कि वो उनको भीगते नहीं, उसको युवक को वो चल जा रहा था, हेलीकॉप्टर लैंड उड़ने वाला था और वो अंदर चला जा रहा था, तो भीग कर उसे बचाया, तो सारे मामले साफ आ गए। उसने कहा, सार्वजनिक रूप से कहा कि नहीं, हमको तो तेजस्वी जी ने हमको जान बचा दिया। ये तो जदयू के लोग और भाजपा के जो लोग हैं, ये तो गुमराह पार्टी है, गुमराह करने वाले लोग हैं। ये लोग बिना मतलब को उसको बात का बतंगड़ बनाते हैं। स्वयं जब उसने आन करके कह दिया कि तेजस्वी जी ने हमको जान बचा दिया ना, तो हमको तो जान चला जाता। इसलिए तेजस्वी जी ने जीते थे उसको। तेजस्वी जी हम लोग पार्टी के आदमी, लड़का था वो, पार्टी का आदमी है, और उसके साथ तो ये लोग तो ठीक है। राजेश भट्ट जी, आप लोग लगातार ये आरोप लगाते रहे कि तेजस्वी यादव ने उस शख्स के साथ गलत बर्ताव किया, उसको धक्का देके पीछे खींच दिया, गिरा दिया। आप लोगों को क्यों ऐसा लगा? ये तो कह रहे हैं कि ये तो युवाओं के भले के लिए आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि अगर सत्ता में आ गए तो 10 लाख रोजगार देंगे। कैसे आप लोगों को लगता है कि युवाओं का भला नहीं करेंगे? राजेश भट्ट जी। देखिए नेहा, ये बौखलाहट में दिया गया बयान है। अगर उन्हें 10 लाख रोजगार देना था तो उन्हें कौन मना किए हुए था? जब 15 साल उन्हें सत्ता मिली थी तो उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया था? राजेश भट्ट जी, 15 साल का हम लोगों को शासन था, 15 साल का जो शासन था, और जिसके लिए हम शासन में 90 में आए थे, उसके लिए हम लोगों ने काम किया, राष्ट्रीय जनता दल ने काम किया। जंगल राज और राजेश भट्ट जी, 15 साल के लिए जब हम सत्ता में आए थे 90 में, और जिन लोगों के लिए सत्ता में आए थे, हम लोगों ने काम किया। राजेश भट्ट जी, हम लोग जो है सामाजिक न्याय की और जो गरीब तबके के लोग हैं, दलित है, पिछड़ा है, हम उसके लिए आए थे और काम किए थे। और ये जंगल राज की बात करने वाले लोग, कौन जंगल राज चाहता के लिए? हाईकोर्ट के जज कौन था जिसने कहा जंगल राज को भूल सकता है? इसलिए कहा जंगल राज। तेजस्वी जी किस आधार पे मांग रहे हैं? इसलिए कहा जंगल राज। भट्ट जी, राजेश यादव जी, यही कह के तो वोट मांगे जा रहे हैं, यही कह के तो वोट मांगे जा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में जंगल राज था। आज सुशासन बाबू क्राइम को कंट्रोल करने में काफी हद तक कामयाब हुए हैं, यही कह के तो वोट मांगे जा रहे हैं जनता से। सुशासन बाबू ने तो बिहार की स्थिति को और जर्जर कर दिया। नेहा जी, सुशासन बाबू ने बिहार जब जंगल राज का था, जर्जर कर दिया। उस समय 94 था, नीतीश जी के आदमी राजनीतिक थे, लालू जी के चलवे चल रहे थे। कोटा जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, सामान्य शिक्षा लेने के लिए बिहार के छात्रों को कोटा जाना पड़ता है। ठीक है। बिहार के शिक्षक जब अपने हक हुकूक की बात करते हैं तो उन पे डंडे बरसाए जाते हैं। ठीक है। नावेद जी, सवाल इस बात को लेकर है कि 15 साल बनाम 15 साल की अब ये लड़ाई है,
ठीक है सर, नावेद जी से जान लेते हैं सर। आप कह रहे हैं हमारा 15 साल बेहतर रहा और मोहसिन जी कह रहे हैं हमारे 15 साल बेहतर रहे, तो पूछ लेते हैं नावेद जी से पूछ लेते हैं, बेहतर तरीके से बताएंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बताएंगे कि किसके 15 साल बेहतर रहे और कहाँ पे विकास कार्य हुआ। नावेद जी, 15 साल बनाम 15 साल का देखे सर, अगर तुलना करें तो कौन से 15 साल बेहतर रहे विकास के लिए और बिहार के लिए? लेकिन जवाब तो जनता देगी, जो माकूल जवाब है, जो सही जवाब है, वो रिजल्ट जब आएगा तो पता चलेगा कि कितना बेहतर था और कितना बेहतर नहीं था। लेकिन एक बात को जरूर चुनावी जो माहौल है उसमें नजर आया है कि तेजस्वी यादव एक युवा नेता के तौर पर उभरे हैं। वो हारे या जीते ये समय बताएगा, लेकिन ये सच है कि एक युवा नेता के तौर पर, एक विकल्प के तौर पर कहीं ना कहीं इस चुनावी माहौल में वो दिखाई दिए हैं। अच्छी बात यह भी है कि उन्होंने ज्यादा जाति का कोई जिक्र नहीं किया। वहां पर कोई हमारे चिराग पासवान भी है। यहाँ पर सिर्फ एक पत्रकार की हैसियत से, एक आम इंसान की हैसियत से जो दिखाई दिया चुनावी सभाओं में, जो दिखाई दिया, जो पार्टियों का, जो दलों के नेताओं का राजेश भट्ट जी कह रहे हैं, समीक्षा की जाए। राजेश भट्ट जी कह रहे हैं कि चिराग पासवान भी तो युवा चेहरा है, वो भी सक्रियता के साथ चुनाव लड़े। नावेद जी, राजेश भट्ट जी कह रहे हैं कि चिराग पासवान भी तो युवा चेहरा है, वो भी सक्रियता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। 143 सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है लोजपा की तरफ से। बिहार के चुनावी सभाओं में तेजस्वी यादव क्यों दिखे? देखा जा सकता है कि कितना आकर्षण है युवा चेहरा के रूप में चिराग पासवान। नहीं देखिए, वो तो सही है, नया भविष्य तलाश रही है। नावेद जी, नहीं, चिराग पासवान एक सक्रिय नेता है, बिहार के एक युवा नेता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी तक जो नजर आ रहा है, जिसको कोई अंधा भी कह सकता है कि अभी जो चुनावी सभाओं की भीड़ नजर आ रही है, रिएक्शन नजर आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि चिराग कतई भी तेजस्वी यादव के बराबर दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं बहुत ज्यादा तारीफ उनकी नहीं कर रहा हूं, ना मैं उनकी बैकग्राउंड पे जाना चाहता हूं। बस मैं सिर्फ एक विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं, जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, उसमें रुझान दिखाई दे रहा है। और भाषणों की अगर बात की जाए तो उनके भाषण में कोई जातिगत बात नहीं हो रही है, नौकरियों की। एक बात मैं कहना चाहूंगी नेहा जी, देखिए ठीक है, आप अपनी बात रखिए, मैं एक बात अपनी कहती हूँ। देखिए, इस चुनाव में एक चीज और नजर आएगी, ये जो कोविड काल चला, जो तमाम परेशानियां चली, बिहार गरीबों का। मुझे एक मिनट बोल देने दीजिए प्लीज, ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, प्लीज मौका दूंगी सर, आप पूरी बात अपनी रखिएगा। हम लोग बहुत समय निकाल के आते हैं पैनल पे। ठीक है, देखिए, इस चुनाव में एक नतीजा जो मुझे लगता है कि इस चुनाव में कोविड काल के बाद ये चुनाव हो रहा है और बिहार जो है वो गरीबों का, मजदूरों का प्रदेश है, सूबा है। यहाँ पर अगर तकलीफें हुई हैं तो उस तकलीफों का नतीजा सामने आएगा। अगर उस कोविड काल में प्रदेश और केंद्र की सरकारों ने मदद की है गरीबों मजदूरों की, तो वो भी नतीजा सामने आएगा। इसका एक असर जरूर होगा, क्योंकि साफ हो जाएगा कि बिहार की जनता ने किसे जीत का ताज पहनाया है। तीसरे चरण के लिए धुआंधार प्रचार हो रहा है, लेकिन ऐसे में जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री की रैलियों की भी यहाँ पर बात होगी, क्योंकि तकरीबन 10 रैलियां अभी तक हो चुकी है और 2-3 रैलियां अभी और होनी बाकी है। प्रधानमंत्री की रैली से क्या प्रदेश का माहौल बदल रहा है? क्या एक बार फिर से एनडीए के पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है, या फिर इन रैलियों का कितना प्रभाव कहीं ना कहीं चुनाव पर पड़ रहा है? इसकी भी आज हम बात करेंगे। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। सर, सवाल इस बात को लेकर है, मोहसिन जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री धुआंधार प्रचार कर रहे हैं सर, रैलियों में जिस तरह से भीड़ जुट रही है, बात हम तेजस्वी यादव की रैली की भी करेंगे, जिस बात का जिक्र अभी नावेद जी कर रहे थे कि बहुत ज्यादा भीड़ वहां पे नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल बात प्रधानमंत्री की रैली की। प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं, सीधे महागठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। इन रैलियों से क्या प्रदेश का माहौल बदलेगा? क्या एक बार फिर से एनडीए की लहर होगी, या फिर इन रैलियों का कितना असर इन चुनावों पर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? मोहसिन जी, वास्तव मुझे क्लियर आ नहीं रही है। हेलो सर, एक बार फिर से मैं अपना सवाल दोहरा देती हूँ। सवाल यही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं, 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, तीसरे चरण के लिए भी धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। इन रैलियों से क्या आपको लगता है कि चुनाव प्रभावित हो रहे हैं, या फिर चुनावों पर किसी तरह का असर पड़ रहा है, या फिर एनडीए की तरफ माहौल बनाने के लिए ये रैलियां बहुत सहायक हो रही है?
देखिए जब क्लियर कट है कि बिहार की आवाज तो मुझे नहीं आ रही, थोड़ी बहुत जो समझ में आ रही है तो आवाज आपकी वो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है हमको। यहाँ पे आवाज भी हो रही है ना, यहाँ पे अभी तो मैं बहुआ में विधानसभा चुनाव में भी इधर घूम रहा हूँ, लेकिन साइड होकर के आपसे बात करो इसलिए आवाज बहुत क्लियर नहीं है। ठीक है, अपनी बात रखिए सर। आई है कि वो युवा की जो बात हो रही है, तो बिहार की जनता जो है तेजस्वी यादव को देख रही है, उनके बैकग्राउंड को देख रही है, और फिर यही समझ रही है अगर हम बना देते हैं तो फिर 1 साल में क्या हाल होगा। ये जो किडनैपिंग वो धंधा बन जाएगा जो पूर्व में हुआ करता था, वही मर्डर, वही एक्सटॉर्शन और वही रोड की बदहाली। इसलिए कोई युवा का वो चेहरा जो है, जो अपना जो है क्या प्रॉपर्टी है वो नहीं दे सके, छुपा दिए। ये कितने करोड़ों की प्रॉपर्टी जमीन जो है जो उनसे हिसाब किताब होगा। तो जो अभी से ये हाल है तो बिहार की जनता जान चुकी है कि ये युवा चेहरा प्रभावित नहीं कर रहा है, चेहरे के पीछे जो बैकग्राउंड है वही असर ला के दिखाएगा 1 साल में बिहार का क्या हाल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एक तरफा जो है एनडीए की तरफ जो है लहर चल रही है। ठीक है, राजेश यादव जी सवाल इस बात को लेकर है कि मोहसिन जी तो कह रहे हैं कि एक तरफा एनडीए की लहर चल रही है और प्रधानमंत्री की जो रैलियां हो रही है उसके अंदर भी सीधे सीधे महागठबंधन पर निशाना साधा जा रहा है। सर क्या लगता है कि उन 15 सालों का जो शासनकाल है लालू प्रसाद यादव का, उसे याद दिलाया जा रहा है, जंगल राज कहा जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि एक बार फिर से अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार का हाल बेहाल हो जाएगा। नेहा जी, ये जो बोल रहे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो भाषण दिया सहरसा में उनके भाषण से ही लग रहा है कि ये लोग काफी विचलित हो गए हैं। तेजस्वी जी के सामने वो लोग फीका पड़ रहे हैं, इसलिए कभी अपराध की बात करते हैं। आप देख लीजिए उनको सूची देख रहे 75% के जितने विधायक सूची हैं, लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए के, 75% दागी उम्मीदवार हैं। आज ही आया है अखबार में, उनका पूरा आया कि 75% दागी हैं जिन पर गंभीर आरोप है और एक दूसरे को बोल रहे हैं। पहले अपने घर को झांके, जिनका शीशा का घर होता है वो दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। आप बोल रहे हैं तेजस्वी जी का इतने संपत्ति कहाँ से आ गया? आप नीतीश जी बता रहे हैं कि सरवण जी के पास कितने संपत्ति है, ललन सिंह के पास कितने संपत्ति है, आरसीपी सिंह के पास कितने संपत्ति है, और मोहसिन साहब बता रहे हैं। मोहसिन साहब, आपको मालूम होना चाहिए कि जब 94 तक और बहुत से लोग विधायक अभी उनके साथ जो लोग हैं एमपी 14 तक 15 तक राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे, लालू यादव जी के साथ थे, उस समय भाजपा को जंगल राज नहीं आ रहा था, याद क्या? और जंगल राज किसने कहा? जंगल राज कहा हाई कोर्ट के जज ने, और जंगल राज को झारखंड सरकार को भी बाबूलाल मरांडी सरकार को कहा गया था। सबकी संपत्तियों के बारे में जान रहे हैं राजेश जी, ये भी बता दीजिए कि लालू प्रसाद यादव के पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई? जब उनको यह मालूम हुआ कि बिहार ऐसा था। मोहसिन जी, आप अपने जो लोग 90 के दशक में मंत्रिमंडल बहुत मंत्री हैं नीतीश जी के पास, विधानसभा के सामने चलना के लिए और सबसे खाते रहते थे, आज अरबों में खेल रहे हैं। राजेश जी हो गई है। मोहसिन जी आप जानते हैं कुमार ने कहा है नीतीश जी कितने हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जो अपराधियों के बोले अपराधी हार रहा है और ईमानदार दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था उन्हें 2015 में नीतीश जी ने 55 घोटाला किए हैं, ये इनका खराब है। बिहार की जनता सब देख लिया है, सब सुन रहा है, और बिहार की जनता ने निर्णय ले लिया है भारतीय जनता पार्टी को हराने का। वो तो स्वयं हरा रहे हैं। नीतीश जी बोलते हैं कि भीड़ कोई मापदंड नहीं है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी पर तंज अपने कस रहे हैं। आपने कल नहीं देखा साक्षात्कार उनका टीवी में और में साक्षात्कार में कहा कि भीड़ कोई मापदंड नहीं है। प्रधानमंत्री जी को तो अपने उलझा रहे हैं कि भीड़ कोई मापदंड नहीं है, और आप बात करते हैं हमारा भीड़ जुड़ता है तो सर भीड़ तो तमाम रैलियों में लग रही है ना, लेकिन तेजस्वी यादव की भीड़ क्या वोटों में तब्दील हो पाएगी क्या सर? वोट में एकदम तब्दील हुआ है, और इस बार और आप जो 94 और पिछले बार 71 दोनों में ही ये सत्ता से बाहर चले गए हैं नीतीश जी।
ठीक है राजेश भट्ट जी, सवाल इस बात को लेकर है जो महागठबंधन की और प्रधानमंत्री की जो रैलियों में जो भीड़ जुट रही है, क्या उससे लोजपा को डर लगता है क्या? अगर ये क्या आपको लगता है कि जो भीड़ है वोटों में तब्दील होगी अपने लोगों से या दिखावटी भीड़ है? राजेश भट्ट जी, मधुबनी में जो चला है ढेला चला है, कोई दूसरा नहीं चलाया है। ठीक है। जदयू के लोग जो है संजय झा जो है वहाँ वो सुन लेते हैं सर, ताकि दूसरे जगह पर भाव पड़े। बिहार की जनता सब देख रही है इनके जो करतूत है। ये बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट राजेश जी, राजेश यादव जी, 50,000 करोड़ इन्होंने यादव जी भ्रष्टाचार में कमाया। नेहा जो बिहार में अभी देखिए ना पटना में सुन लेते हैं भट्ट जी को, सुन लेते हैं सर, सुन लेते हैं सर। देखिए एक एक करके बोलिए, ऐसे नहीं। श्रृंगार के पास छापा मारा है, किसने पास पैसा पकड़ाया है, कहाँ से पैसा उसके पास आए? राजेश भट्ट जी, ये बताए मोहसिन जी। की बात भी सुनना पसंद और जदयू के नेता एक एक करके बोलिए, एक एक करके। राजेश भट्ट जी हैं, मजाक उड़ाते हैं, पूरी बात सुनना भी पसंद करे राजेश। अभी इनकी हालत खराब हो गई है, सत्ता से बाहर हो गए हैं, इसलिए अपने पर ढेला चलवा रहे हैं। सर इंतजार करिए ना 10 तारीख का, राजेश यादव जी इंतजार करिए 10 तारीख का। सर जनता ने पटकथा लिख दी है, 2 चुनावों में ये तय हो चुका है कि आखिर सरकार किसकी बननी है। तीसरे चरण का चुनाव भी होने दीजिए सर, तय हो जाएगा 10 तारीख को कि आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है और किसको फर्श पर लाकर जनता ने खड़ा कर दिया है। तो थोड़ा सा इंतजार करिए सर, दावे और वायदों के बीच हकीकत तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। ये जो भीड़ जुट रही है रैलियों में, क्या इसे देखकर लोजपा को डर लगता है क्या? नहीं, लोजपा क्यों डरने जाए? अभी जो भीड़ लग रही है लोजपा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जी चिराग जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं, आप देख रहे हैं एक आवाज आ रही है युवाओं में। जी लोजपा को नहीं, भाजपा और जदयू को डर लग रहा है, लोजपा को नहीं। ठीक है नावेश जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, ये जो भीड़ जुटती है, अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारी रैलियों में भीड़ तो जुटती है लेकिन वो वोटों में तब्दील नहीं हो पाती। हालांकि यहाँ पर अगर हम अलग अलग पार्टियों की बात करें, सब जीत का दावा कर रहे हैं और ये करना भी चाहिए। चुनावों से पहले हर पार्टी जीत का दावा करती है, दम भरती है, लेकिन किसके जो भीड़ है वो वोटों में तब्दील हो पाएगी, ये तो सर क्या लगता है कि नतीजों से पहले कुछ कहा जा सकता है? नावेद जी जी कि आपने जो एक बात अभी उठाई थी पिछले सेगमेंट में, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि तमाम नाकामयाब हो सकती हैं सरकार की, लेकिन नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जादू चलता है इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो जादू भी दिखाई दिया है बिहार में, क्योंकि मोदी जी के अंदर एक वो खासियत है, एक आकर्षण है, एक कहीं ना कहीं उनकी भाषणों में एक लोगों को प्रभावित करने की जो शक्ति है वो असर भी दिखाई दिया है। उन्होंने बार बार कहा है, उन्होंने एक बात को दोहराया है कि मत भूलो कि किस तरीके से जंगल राज का कंसेप्ट कहां से शुरू हुआ था, बिहार से शुरू हुआ था, कौन थे, लालू यादव जी। ये सारी बातें कहीं ना कहीं उन्होंने कुरेदी हैं। एक बात उन्होंने और महत्वपूर्ण कही है कि अगर जी उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार कहीं ना कहीं बिहार को एक बार फिर से बड़े बड़े उन्होंने वादे किए हैं और ये उम्मीद जगाई है कि मेरे ऊपर विश्वास बिल्कुल। ये जो प्रधानमंत्री का ये एक तरीका है लोगों से कनेक्ट होने का, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं नावेद जी, इसी पे मैं रिएक्शन ले लेती हूँ राजेश यादव जी से। राजेश जी, सवाल इस बात को लेकर है, प्रधानमंत्री आते हैं, रैली करते हैं और जिस तरह का उनका जादू चलता है, ये हमने 2014 के लोकसभा चुनाव में भी देखा, 2019 में भी देखा, जब उम्मीद नहीं जा रही थी लेकिन उससे भी ज्यादा सीटों पर फिर से एक बार भाजपा की सरकार बनी, एनडीए की सरकार केंद्र में बनी। और तमाम हम राज्यों में भी देख रहे हैं जहां जहां पे वो चुनाव प्रचार करने जाते हैं, उनका जादू चलता है। और खास बात यह है कि वो सीधे जनता से कनेक्ट होते हैं। जैसा कि हाल ही में उनकी एक रैली थी, उन्होंने कहा कि आप छठ की तैयारी करो, आपका बेटा केंद्र में बैठा है। ये कनेक्शन है, जहां जाते हैं वहां की लैंग्वेज में बोलते हैं, लोगों से सीधे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। राजेश यादव जी, ये प्रधानमंत्री की जो रैलियां है, इससे क्या लगता है कि महागठबंधन को कितना फर्क पड़ने वाला है? नहीं, इस बार बिहार की जनता सचेत है। इनकी भाषण सुनते सुनते, इनकी बातों को सुनते सुनते वो जहाँ जाते हैं वहीं की बात करते हैं। देखो, हम लोग के चैनल में आता था एगो बाबा थे, तो कोई उनसे जाता था कि कहाँ से आ रहे हो, तो रांची से, तो वहाँ पहाड़ी मंदिर है ना, तो वहाँ ये है ना। तो इसी तरह का ये लोग सारे
एकत्रित करते हैं और यहाँ जाते हैं उसी तरह की भाषा बोलते हैं। तो बिहार की जनता इनको सर, प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं ना, बिहार के नहीं है, मध्य प्रदेश के नहीं है, राजस्थान के नहीं है, गुजरात के नहीं है, वो तो पूरे देश के हैं। जहाँ जाएंगे वहाँ के लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, तो आप क्या उसे गलत ठहरा सकते हैं करने का उनकी बात में जो है बात कनेक्ट करें, बात करें, प्रभावशाली से बोलें, लेकिन उनकी बात को स्वयं नीतीश जी ने ही काट दिया ना कि भीड़ जुटने से कोई बड़ा लोकप्रियता नहीं है। उनकी बात को तो नीतीश जी काट रहे हैं ना कि भीड़ जुट जाने से, बड़े बड़े बात करने से कोई लोकप्रियता नहीं है, मापदंड नहीं है लोकप्रियता का। तो नीतीश जी ने कल 2 दिन से उनका चल रहा है, चैनल में इंटरव्यू चल रहा है विभिन्न चैनलों में। तो एक भीड़ जुटाना से मापदंड रहता, खाली भीड़ जुटाने से तो बहुत चीज हो सकता था इनको। तो यानी कि तेजस्वी यादव की जो रैलियों में सर ये जो भीड़ जुट रही है, इससे ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता ना कि जीत उनकी सुनिश्चित है। विशेष राज्य की दर्जा क्या हुआ, बोल देते अगला बार कितना देते हैं, इतना कितने दिए बिहार को। और नीतीश जी बोल रहे हैं कि 15 साल पहले 24,000 करोड़ का बजट था, तो 15 साल पहले, अब 15 साल बाद में नीतीश जी को अंतर और मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री को अंतर नहीं बुझा रहा है क्या? 15 साल पहले 24,000 का बजट यदि था बिहार का, और तो अभी 2 लाख करोड़। सर 15 साल पहले छोड़ दीजिए ना सर, हाल ही में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने, आज आप कहते हैं कि हमारी सरकार बन जाती है तो हम तो 10 लाख रोजगार देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन सर उस 1.5 साल और 1 साल के कार्यकाल में तेजस्वी यादव ने युवाओं के लिए क्या किया? तेजस्वी आज रोड का जो मापदंड है रोड का, वो तेजस्वी जी PWD मंत्री थे। सर मुझे रोजगार की बात बताइए ना, आज आप युवाओं को अपनी तरफ खींचने की बात करते हैं, ये कह रहे हैं ये जो युवा वो वोट पड़े हैं ये तेजस्वी यादव के खाते में गए हैं सीधे। लेकिन मैं सवाल इससे सीधे पूछ रही हूँ कि क्या ये जो आप उप मुख्यमंत्री जब तेजस्वी यादव बने थे उस वक्त कितने रोजगार बांट दिए सर, कितने रोजगार दे दिए? नहीं, तेजस्वी जी जब मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने थे और PWD मंत्री बने थे, तो विकास का जो रेखा तैयारी कर रहे थे कि नीतीश जी ने पलटी मार दिए। नीतीश जी ने तो पलटी मार, जीत कर आए हम लोग के वोट से और चले गए। उनको तो डर था सृजन घोटाला में, डर था आपका विभिन्न तरह के जो घोटाले किए हैं, सृजन घोटाला में नहीं जाते तो बीजेपी उनको कहाँ रखता मालूम है ना उनको। मोहसिन जी वहाँ बचे हुए सृजन घोटाला 5,000 सर घोटाले तो किसकी सरकार में कितने हुए हैं और कौन जेल में अभी सजा काट रहे हैं सर, ये तो सभी के सामने है। नावेद जी सवाल इस बात को लेकर है। बिहार की जनता जानती है कि कौन और किस तरह से सजा काट रहे हैं लोग। हम सजा से डरते नहीं है, हम सामाजिक लोगों की बात करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल और जो भी निश्चित तबके के लोगों की बात करता है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक का, उसको परेशानी उठाना पड़ता है और हम उस परेशानी से भागते नहीं है। ठीक है नावेद जी, इसमें कोई दो राय नहीं है सर, जातिगत जो फैक्टर है बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा फैक्टर है और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से हर जाति को साधने की कोशिश की जाती है। नेहा जी, यदि हम पिछड़ों की बात करते हैं तो हम जातिवादी करते हैं। प्रधानमंत्री जी आज क्या भाषण दिए सहरसा में, पिछड़ा, दलित भाषण दिए कि नहीं दिए? और हम भाषण देते हैं पिछड़ा, दलित, अकलियत, तो हम तो कहता है माई समीकरण बना लिया। और आज वो क्या बोल रहे हैं? तो सर आप भी तो याद है ना, आप नहीं कर रहे क्या सभी समीकरणों को साधने की कोशिश? ठीक है, एक सवाल मेरा आखिरी नावेद जी से है। किया जा रहा है, ठीक है, उन्होंने कहा कि हम पिछड़ा हैं, हमको अपमानित किया जा रहा है, और हम जब ये बोलेंगे कि हम पिछड़ा है, हमको अपमानित किया जा रहा है, तो हम जातिवादी हो गए। ठीक है नावेद जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, आपने देखा चुनाव प्रचार भी हुआ, जातिगत समीकरणों को भी साधने की कोशिश की गई और इसमें कोई दो राय नहीं है और ये कहने में हिचकिचाहट भी नहीं है कि बिहार की राजनीति में जातिगत जो काट है वो बहुत बड़ा काट है, बहुत बड़ा फैक्टर है और यही वजह है कि जो तमाम राजनीतिक पार्टी है वो जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश करती है और हर जाति को कहीं ना कहीं लुभाने की कोशिश करती है। इन 2 चरणों के चुनाव में सर क्या लगता है आपको, ये फैक्टर कितनी अहम भूमिका में रहा? जी, आपका मैं सवाल पूरी तरह से समझ नहीं पाया, लेकिन जाति की बात आपने कही है। जहां तक मैं समझता हूं कि जाति का असर इस बार क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में जाति का एक बहुत ही कहर रहता है हमेशा, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहता है, लेकिन मुझे इस चुनाव में जाति का असर और उसका जहर कम दिखाई दे रहा है। यहां पर विकास की कहीं ना कहीं एक उम्मीद दिखाई दे रही है, रोजगार की बात हो रही है, कोविड में तमाम परेशानियों से कैसे उबरा जाए और ये तमाम चीजें
कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं और जाति उस शिद्दत से नहीं दिखाई दे रही है जितनी कि इससे पहले की बिहार के चुनाव में दिखाई देती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां परेशानियां हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। वहां गरीबी है, वहां नौजवान बेरोजगार है, वहां कोविड के बाद में तमाम लोगों की मजदूरी गई है। ये तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं असर करेंगे और इसके लिए कहीं ना कहीं एक बार तेजस्वी को एक विकल्प के तौर पे देखा गया है, लेकिन इस बात को भी नहीं भूला जा सकता है देखा जा रहा है मीडिया में भी। लेकिन कहीं ना यहाँ कहीं पर एक उनका बार असर- फिर से जो सर्वेक्षण निकल के सामने आए हैं वो नीतीश कुमार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बना रहे हैं। हालांकि 10 तारीख को ये तय होगा कि कौन आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है, कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।